आपका इंट्रोडक्शन तो आई डोंट थिंक एनीवन नीड्स स्टिल every day in the morning people would be waking up and switching on the TV just to see you and the exciting engagement you create for everyone in the public market. तो वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है जी, बिजनेस में आप जो तहलका मचा के रखे हैं आज इतने सालों से नंबर 1 कैटेगरी पे आके। तो एक जो कॉन्टेक्स्ट जो मैं पहला पूछना चाहता हूँ इज पब्लिक मार्केट में तो ऑब्वियसली आप अपने व्यूज देते हैं और एक्टिवली बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज भी रहते हैं आपके ऑन टॉपिक्स, ऑन कंपनीज, ऑन एजेंडाज। ऑन अ प्राइवेट मार्केट एंड मोर सो इन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो आज लास्ट 8-10 साल से जो एक लहर चली है इंडिया में, तो क्या आप भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसी तरीके से इन्वॉल्व है और आपका क्या एक ब्रॉडर व्यू है इस मार्केट के बारे में? ओके, थैंक यू अनुज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल thank you everyone for having me on your global pitch day. जहाँ तक स्टार्टअप सिस्टम के साथ मेरी एसोसिएशन या इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, आई एम both personally and professionally I am involved and associated with startups. Professionally first, like we cover so many news programs related to startup on our channel, क्योंकि ये एक one of the most growing and उसको कह सकते हैं कि आज के ज़माने में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। इवन जो लोग पब्लिक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस पे स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, वो लोग भी स्टार्टअप्स में बड़े इंटरेस्टेड हैं। और स्टार्टअप अल्टीमेटली हमें पता है कि जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो इवेंचुअली लिस्ट होंगे और वो हमारे रडार पर बाद में आएंगे, तो क्यों ना कैच देम अर्ली। तो प्रोफेशनली वी आर कंप्लीटली अलाइन्ड विद स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड वी आर डूइंग लॉट मेनी प्रोग्राम्स विद देम आल्सो। दैट इज वन थिंग. Personally, if you ask me, yes, I do invest in startups. I have invested in few startups. और मेरा इंटरेस्ट इसलिए रहता है कि मुझे लगता है कि अगर बड़ी वेल्थ बनानी है तो आपको इन्फोसिस 10 रुपए में लेना होता है तो ज़्यादा आपकी वेल्थ बनती है। आपको HDFC बैंक 40 रुपए में लेना होता है तो बड़ी वेल्थ बनती है। नो डाउट, जब 10 रुपए इन्फोसिस था या 40 रुपए HDFC बैंक था तो लोगों को पता नहीं था कि ये भाव हो जाएगा, लेकिन वहीं पर आपको चांसेस लेने होते हैं और आपको ये समझने की कोशिश करनी होती है कि कौन बड़ा बन सकता है, किसमें पोटेंशियल है। बिकॉज जब आप कोई एक सीड डालते हैं जमीन में तो आपको लगता है कि यह हर सीड बड़ा पेड़ बनेगा, सारे बनते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उसमें जो बन जाते हैं। अगर आपने 100 सीड डाले, 100 में से 5 या 10 भी आपके 40-50 साल तक आम देने वाले पेड़ बन गए तो आपका काम हो जाता है। दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, थोड़ा एज माई CSR एक्टिविटी ऑल्सो आई कैन सेंस दैट कि अगर मुझे थोड़ी बहुत कुछ समझ है इकोनॉमी की, बिजनेस की, इंडस्ट्री की, मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की, तो क्यों ना जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, अपने अर्ली स्टेज पे हैं और जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जिनके पास बढ़िया विजन है, एनर्जी है, आइडिया है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शायद हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं होती, उतना आइडिया नहीं होता। सो आई थिंक वो एक रीज़न है जो हम सोचते हैं कि वो भी आपको स्टार्टअप की तरफ लेकर जाता है। तो डेफिनेटली प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों तरीके से मैं स्टार्टअप्स के साथ हूँ। वेरी नाइस. आपने मतलब काफी चीजों को टच किया है, सेकेंडरी मार्केट को टच किया है और लिस्टिंग को टच किया है और अर्ली पकड़ने की बात भी करी है। तो उसमें मतलब जो मेरा एक नेक्स्ट थॉट प्रोसेस आता है कि 2021 से हमने देखा कि बहुत सारी स्टार्टअप्स एक इंडिया स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हुई है एंड देयर आर लॉट ऑफ learnings in just a 3 years time. We feel where even as investors we have also learned कि आज किस तरीके से कंपनीज पे इम्पैक्ट आता है पोस्ट लिस्टिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, माइंडसेट ऑफ फाउंडर पे, माइंडसेट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे। और इसमें से कुछ कंपनीज ऑलरेडी जो लिस्ट हो चुकी है वो हमने अर्ली कैच, वी वर लकी टू कैच देम अर्ली। और कुछ कंपनीज हमारी जो है जो अगले 2 साल में जहाँ पे हम बहुत एक फर्स्ट सेकेंड इन्वेस्टर घुसे थे और शायद लिस्ट होने की कगार पे है इन द नेक्स्ट 2 years। तो जो ये टेक स्टार्टअप्स या जो स्टार्टअप्स लिस्ट हुई है उसमें आपका एक क्या व्यू है या कोई लर्निंग हो जो आप शेयर करना चाहते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग? देखिए क्या है, दोनों मतलब वो एकदम अलग अलग जंगल है।
पब्लिक और प्राइवेट अगर आप होते हैं, अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में हैं, तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है, और अगर आप लिस्ट हो जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल अलग होती है। स्टार्टअप सिस्टम में आपके पास बहुत सारी चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इन टर्म्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, डिस्क्लोजर्स, स्क्रूटनी इन पब्लिक लाइफ। उन चीज़ों से आप बच जाते हैं, उसके फायदे मिलते हैं, लेकिन उसके कई कुछ नुकसान हैं। दूसरी ओर जब आप लिस्ट होते हैं तो आपको हर 3 महीने में मैं ही फ़ोन करके पूछूंगा, भाई इस क्वार्टर में रिजल्ट खराब क्यों आया है, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। हम कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछ के आपके अंदर से निकाल लेंगे कि सही चल रहा है या गलत, राइट। अगर सही भी चल रहा हो तो निकाल देते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जोमेटो 40-45 रुपए, 50 रुपए चलता था। उनके प्रमोटर दीपेंद्र गोयल इंटरव्यू देने को तैयार नहीं, मीडिया से बात नहीं करते थे। 2.5 साल बाद मुझे इंटरव्यू दिया। मैं उनके फार्म हाउस पे गया, इंटरव्यू किया। मैंने कोशिश की कि ये आगे क्या करेगा, पूछूं, तो जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने इनडायरेक्टली पूछा, मैंने कहा 2-2.5-3 साल में क्या आपका विजन क्या है, मतलब कितना आप क्या कुछ कर लोगे। तो उसके मुंह से निकल गया कि अभी मेरी जितनी सेल्स है 2.5 साल में मैं उतना प्रॉफिट कर दूंगा। मेरा रेवेन्यू अभी 1000 करोड़ में, 2.5 साल में प्रॉफिट 1000। बस नेक्स्ट डे मैंने आके इतना स्ट्रांगली जोमेटो रिकमेंड किया, वो 50 रुपए वाला आज 200 रुपए होने आया है विद इन 1.5-2 years मैक्सिमम। सो लेकिन यही जोमेटो वो जोमेटो था जब IPO आया था, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन वी सेड वेरी क्लियरली, डोंट इन्वेस्ट, इट्स वेरी हाईली ओवर प्राइस। सो होता क्या है, आप जब स्टार्टअप वाले इकोसिस्टम में होते हैं तो आपके वैल्यूएशंस रेवेन्यू के बेसिस पे बनते हैं। जब आप लिस्ट हो जाते हैं तो आपके वैल्यूएशंस प्रॉफिट के दम पर बनते हैं। सी हमारे पब्लिक मार्केट का मैं आपको एक सेंटेंस में एनालॉजी में समझा देता हूँ। ये ना डर पिक्चर आई थी, आपको पता होगा, शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला की। ये डर मूवी का शाहरुख खान है, ये हमारे स्टॉक मार्केट। अगर प्यार करेगा तो बेइंतहा प्यार करेगा, और जब उसको लगता है कि नहीं मेरा प्यार झूठा निकला है, किसी और का हो गया, या जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं, तो बिल्कुल मतलब फिर दुश्मन बनेगा, तो इतना खराब दुश्मन बनेगा कि जीना आराम कर देगा। सिमिलरली जब स्टॉक मार्केट आपको नफरत करता है तो 2000 वाले पेटीएम को 500 रुपए होने में वक्त नहीं लगता। 50-40 रुपए में जोमेटो किसी को खरीदना नहीं, और जब प्यार करता है तो 200 रुपए में जोमेटो लाइन लगाकर खड़े हैं लोग लेने के लिए। तो मतलब उनको बदले में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्रॉफिट, बॉटम लाइन, रेवेन्यू सब अपनी जगह है, मुझे प्रॉफिट दिखाओ, मुझे ग्रोथ दिखाओ, और ये हर क्वार्टर चाहिए। स्टॉक मार्केट इज टू डिमांडिंग, राइट? Of course, when you are in startup ecosystem, you have so much venture capitalists and all those people who put a dot, comma, everything when they sign an agreement with you. वो लेकिन क्या होता है, वहाँ आपकी जिम्मेदारी 2 या 4 लोगों तक सीमित है। यहाँ पर हर कोई इन्वेस्टर आपसे सवाल पूछता है, हर एक को आपको जवाब देना पड़ता है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि जब आप दोनों लाइफ कंपेयर करेंगे तो मोर रिवॉर्डिंग लाइफ इज आफ्टर यू बिकम अ साइज, गो टू पब्लिक, perform, and you will get, in return you will get this immense love, respect and wealth. No, completely agree. और जो आपने एक एनालॉजी डर मूवी एंड उसमें जो शाहरुख खान की दी है, in my view there is another शाहरुख खान in the startup ecosystem line, जो इंडिया में जो रेगुलेटर्स है, whether it is SEBI, whether it is IRDA and any other regulator for that matter, और जो आज एक स्टार्टअप में there is a nature where people want to innovate something. Yes. And there is always a question mark that this activity is not regulated today, or what will happen if this activity gets regulated in a different manner and the entire business model can change. तो आज एक रेगुलेटर भी आज स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा डर लेके रखता है। फिर भी बहुत सारे धाकड़ फाउंडर्स होते हैं जो सोचते हैं कि जो होगा वी विल सी व्हाट विल हैपन, लेट अस बिल्ड द बिजनेस एंड इफ थिंग्स आर गोइंग वेल इन अ राइटफुल मैनर वी विल सी। एंड when they are in a private market it is different, when they come to a public market obviously it is different, and we've seen that in the case of Paytm also how they have been impacted. तो जो ये एक I want some analogy कि एक रेगुलेटर का रोल क्या कुछ डिफरेंट होता है पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट एंड मोर स्पेसिफिकली इनोवेशन को लेके? देखिए, इसमें है ना, रोल चाहे रेगुलेटर का हो चाहे आपका मेरा एज एन इन्वेस्टर हो, एक सिंपल फॉर्मूला ये है, जब तक आप छोटे हैं आपको कोई नोटिस नहीं करता। जब आप बड़े बनेंगे, आपकी साइज होगी,
आप लाइमलाइट में आएंगे, आपको सब नोटिस करेंगे। अगर स्टार्टअप आज के 5 साल पहले गिनती के थे तो सेबी को फर्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आज स्टार्टअप एक बड़ा इकोसिस्टम बन गया तो सेबी को और ज्यादा रेगुलेट, जितने रेगुलेशन पिछले साल थे उससे ज्यादा इस साल है, जितने आज हैं उससे आने वाले कल में ज्यादा होंगे। टेक इट एज इट इज, कोई मतलब इसमें कोई नो सेकंड थॉट, नो सेकंड ओपिनियन कि बढ़ने ही वाले हैं। सिमिलरली इवन इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, से आई टेल यू वन रेगुलेशन विच हैज कम रिसेंटली। अगर आपके मतलब किसी भी कंपनी को कोई जीएसटी का नोटिस आ जाए या कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो भी आपको 24 घंटे के अंदर, या कोई इनकम टैक्स सर्च आ जाए तो सच तो खैर बड़ी बात होगी। अगर आप मतलब अगर HUL को 1 करोड़ का नोटिस भी आ जाए तो भी दे हैव टू सेंड द इन्फॉर्मेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। दैट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेवल्स आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर्स। सो पॉइंट बहुत क्लियर है, रेगुलेटर्स की तरफ से जितनी आपकी साइज बढ़ती जाएगी उतने रेगुलेशंस बढ़ेंगे, उतनी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश होगी। क्योंकि क्या होता है, सेम सिमिलर सिचुएशन है। अब आजकल आप देख रहे होंगे SME IPOs की बड़ी बात होगी। SME क्या है? SME इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। या आप एक लेवल ऊपर हुए स्टार्टअप से, और SME का IPO लाने के लिए आपको सेबी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको एक्सचेंजेस अप्रूव कर देते हैं, आप आ जाते हैं। नेचुरली द प्रोसेस इज शॉर्टर, द ड्यू डिलिजेंस इज लिटिल लेस। जैसे जैसे अगर SME IPO इस तरह से आएंगे, इस तरह से भरेंगे तो आप सेबी की नजर आती है। सो आई थिंक रेगुलेशंस हर जगह है। रेगुलेशंस कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है, साइज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, और सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। अगर ये SME IPO 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भरेंगे, कोई नहीं देखने वाला। 1000 गुना, 2000 गुना भरेंगे तो सेबी की नजर आएगी। सो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है इसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम अब हिंदुस्तान में इतना बड़ा हो रहा है कि आप ये मान के चलिए और तैयार रहिए इसके लिए कि आपके लिए और ज्यादा रेगुलेशंस आने वाले हैं। मतलब रिलैक्सेशन की तो भूल ही जाइए। अगर दाएं बाएं इधर उधर कोई टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई इधर उधर घुमा फिरा कर लोग काम कर रहे हैं, ये सब बंद होने वाले हैं। और इसमें जितने हमारी ऑडियंस है आज, मैं उनको बता दूं, उनके लिए फायदे की बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। सो अगर जितना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होगी, जितने रूल्स रेगुलेशन क्लियर होंगे, उतना इन्वेस्टर्स के लिए फायदे की बात है। अगर स्टार्टअप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई बार वो सोच सकते हैं कि अगर रेगुलेशंस टाइट होंगे तो हमारे लिए मुश्किल है। नहीं, जितना मार्केट रेगुलेटेड होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, उतने इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको भी फंड रेज करना ज्यादा आसान होगा। सो आई थिंक a clear cut transparent system is better for investors as well as entrepreneurs. Yes, it makes absolute sense. And just continuing this point, Anilji, we have seen in the secondary market, in the listed market, a lot of founders get premium compared to another founder in the same business just by virtue of perception of the quality of founder. And quality of founder में एक governance का जो एस्पेक्ट है और उसके अराउंड जो एक विजन का एस्पेक्ट है, हाउ मच रोल डज गवर्नेंस प्ले इन पब्लिक मार्केट, एंड इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू कैन शेयर दैट हाउ इट शुड बी अप्लाइड व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, व्हेन दे आर अर्ली, व्हेन दे आर ग्रोइंग एंड इवेंचुअली व्हेन दे हैव बिकम लार्ज। जी अनुज जी, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ। अगर आपने किसी अच्छे प्रोमोटर की कंपनी में पैसा लगाया है लेकिन बिजनेस या कंपनी खराब निकल गई, ठीक है, तब भी देयर आर फेयर चांसेस कि आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, या वो कंपनी संभाल लेगा, या बिजनेस खराब हुआ तो उसको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे बिजनेस और अच्छी कंपनी में पैसा लगाया लेकिन उसका प्रमोटर खराब है, तो पूरे चांस हैं कि वो कहीं न कहीं आगे पीछे आपका पैसा डुबोएगा या वो आपको कहीं न कहीं नुकसान देगा। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इज प्रमोटर। देखिए, जो भी रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, वो न एक दिन में बनती है, बिगड़ने में भले एक दिन लग जाएगा लेकिन बनने में वक्त लगता है। सो जनरली स्टार्टअप्स और पब्लिक मार्केट में, आप प्राइवेट मार्केट पब्लिक मार्केट में कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो लोगों के दिमाग में आती है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में, अरे यार लिस्ट करवाएंगे, हर क्वार्टर रिजल्ट दो, प्रोजेक्शन दो, पब्लिक स्क्रूटनी होगी, हर चीज की बात बताओ, एडजस्टमेंट कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है वो कर नहीं सकते हैं। देखिए, लाइफ में सब लोग एडजस्टमेंट करते हैं। बड़े बड़े आज की तारीख में निफ्टी की टॉप 50 कंपनी के जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हैं, बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज, सबने अपनी लाइफ में कहीं नहीं किया। आपको एक फुल स्टॉप लगाना है कि मुझे कहाँ रुकना है, किस साइज पर रुकना है, क्योंकि उसके बाद जो गवर्नेंस की आपको प्रीमियम मिलती है, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो आपके हैं
जब आप पब्लिक हो जाते हैं ये आपके सामने आते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा जो है ये आपके अंदर डिसिप्लिन लाता है। जैसे आपकी कंपनी लिस्टेड होती है, प्राइवेट से पब्लिक होती है, ये सारे जो आपको बॉदरेशन लग रहे हैं कि यार ये सारी मुझे मुसीबतें झेलनी है हर क्वार्टर की, एकदम स्ट्रीमलाइन रहना है, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन होने की प्रोसेस में जब आप गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं, ये मार्केट ऐसा है जो गवर्नेंस को किस तरह से रिवॉर्ड करता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान के बाजार में सबसे ऊंची प्राइस वाला स्टॉक कौन सा है? सबसे हाईएस्ट एक ही स्टॉक है जो 6 डिजिट में ट्रेड करता है, एमआरएफ। आज तक आप में से किसी ने भी एमआरएफ के मैनेजमेंट का कहीं कोई इंटरव्यू देखा, कहीं कोई एनालिस्ट कॉल हुई, कहीं कभी उसने इन्वेस्टर से बात की? जवाब है ना। मतलब हम कितनी बार रिक्वेस्ट देके मतलब उनको करना ही नहीं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक कंपनी जो निफ्टी में शामिल हुई है साल भर पहले, डिवीज लैब का प्रोमोटर आपको कहीं नजर नहीं आएगा कभी, लेकिन वो मीडिया में आए ना आए, अगर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेकर चल रहे हैं तो आज देखिए इन्वेस्टर्स अपने आप उनका शेयर खरीदते हैं। उन्हें जाके बोलना नहीं पड़ता कि बॉस मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, मेरी कंपनी ये कर देगी, वो कर देगी। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मैनेजमेंट आके कमेंट्री नहीं दे रहा, आउटलुक नहीं दे रहा, गाइडेंस नहीं दे रहा है, तो आप क्या बेसिस पे 1 लाख रुपए में एमआरएफ खरीदेंगे, राइट? Because you have a track record of that particular promoter and company that delivered, and this is how we have never ever seen any notice coming to them, never ever seen any regulatory action, right? So this is the premium you get when you are in public market. वो कभी आपको प्राइवेट मार्केट में नहीं मिल सकते। So प्राइवेट मार्केट में अपने फायदे हैं डिसिप्लिन नहीं होने के, और पब्लिक मार्केट में उससे कई गुना बड़े फायदे हैं डिसिप्लिन होने के। Yeah. I completely understand that when you are riding a boat, you should focus on how you're riding a boat, and when you're riding a ship, you should focus on how to ride a ship. So it is very very true. एक बहुत एक relevant in today's time, last 18 months, the public market has outperformed all other asset classes in such a different manner. People have actually created multipliers in maybe less than a year's time in both main board and maybe SME board also, with liquidity in hand and with so many opportunities in hand. Still people want to look at investing in startups or private market or maybe other asset class. So इसमें आपका क्या व्यू है कि जब एक asset class इतना ज़्यादा चल रहा है, so should someone look at investing still in startups or in a private market where when you are investing, you don't know when the liquidity will come. The long term horizon is at least holding a 4 to 6 years period, and it has its own risk element involved versus a public market performing or outperforming undoubtedly in last 18-24 months. So how do people manage this euphoria as an investor when they are diversifying? See, investing remains the same. There is no difference when you invest into any business. And I don't say that you are investing into markets, you are investing into a particular business. Say suppose I had enough money and I want to run a bank. Which bank I would like to run? Whether it would be South Indian Bank or HDFC Bank. Right? That's my choice. So I am investing into a business. So very simple. Whenever you are investing into a private market or a startup, आप उस बिजनेस को पसंद करते हैं क्या, और आप उस प्रोमोटर को पसंद करते हैं क्या? ये 2 कंडीशन आपको देखनी है। हो क्या रहा है अनुज जी? नाउ पीपल हैव प्लेंटी ऑफ मनी, ओके, एंड दे नो हाउ दे मेड मनी आइदर इन बिजनेसेस और बाय इन्वेस्टिंग इन सर्टेन एसेट क्लासेस और सर्टेन वे। लेकिन अभी क्या हो गया, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना एक फैशन हो गया है। भाई आप 4 लोग खड़े हैं पार्टी में बात कर रहे हैं, अरे तुम लगा दे पैसे, कोई बोले नहीं यार मैंने, मतलब इट्स एलएस यार, इसको मतलब ये स्टार्टअप वगैरह में समझता नहीं, आउटडेटेड है, ओल्ड एज हो गया। So ये just for the fashion or just for remain relevant in society, you should not invest. अगर आप convinced हैं इस स्टार्टअप में प्रॉमिस है डिलीवर करने का, प्रमोटर्स बढ़िया है, बिजनेस में आपको तो लग करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने से एक बड़ा फायदा है, जहाँ लिक्विडिटी नहीं है, एग्जिट इजी नहीं है, लेकिन उसका बड़ा एक फायदा कि आपके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पैदा करता है जो जनरली इक्विटी इन्वेस्टर्स को नहीं होती है। वो है कि आपकी वो पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाली पेशेंस, वो लोगों में होती नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा ये सोच के करते हैं कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जबकि आप पब्लिक मार्केट में जाते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं मैं शेयर खरीद रहा हूँ। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? जैसे आप ये सोचते हैं मैं शेयर खरीद रहा हूँ, तो आपके बाद नेक्स्ट दिमाग में आपको ये आता है मैं बेचूं कब,
राइट। और जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मेरा बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा, कितने समय में बनेगा। So Correct. that is very big difference. And startup culture is teaching our Indian investors the way they should invest into any business, or the way you should invest into public market also. So मेरा point simple है, आप startup को सिर्फ फैशन के तौर पे मत कीजिए. If you are convinced with the promoter, if you are convinced with the idea, और आपको लगता है कि ये ग्रोथ करेगा 2, 4, 5 साल के लिए। और दूसरी बात एक और है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो आइदर और वाले हैं, या तो पूरा डालेंगे स्टार्टअप में या बिल्कुल नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ या तो पूरा इक्विटी मार्केट में 100% डालेंगे या बिल्कुल नहीं डालेंगे। दोनों गलत है। Of course, a small portion of money or reasonable portion of money which you don't need for 5, 7, 8, 10 years, and that capital you can risk, that should go into startup equity. Okay, because ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं 2021 में one of my best stocks I can say जो मैंने रिकमेंड किया लाइफ में, BSE 262. Today in less than 3 years it is 10 times. Okay, 10 गुना adjusted for donor. अगर आपको लगता है कि आपका स्टार्टअप 5 साल में 5 गुना 10 गुना रिटर्न दे सकता है, तो आपको पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि आप जब लिक्विड नहीं होने की रिस्क ले रहे हैं, जब आप प्रोमोटर्स पे कॉल ले रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, तो आपका रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। अगर देखिए 15, 17, 18% कंपाउंडेड रिटर्न बनाया तो इक्विटी मार्केट से बढ़िया कुछ है नहीं। पब्लिक मार्केट है, जब आओ जब चाहो चले जाओ, सब कुछ है। खाली एक ये कि आपको ये क्वालिटी लानी है कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो माइंड सेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते तो इफेक्टिवली इफ यू आस्क मी, आई एक्सपेक्ट 25 to 30% CAGR इन स्टार्टअप, देन आई एम सेटिस्फाइड। नहीं तो फिर क्या है, फिर तो ये आराम से पब्लिक मार्केट में जितना चाहिए पैसा बन जाता है। Yes, very well said. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है probably, एंड उसके बाद में एक ओपन करेंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन है कि when we see investors in public market especially, and maybe other asset classes, but public market, one of the things which comes out is, as an investor, या तो मैं अपना खुद का कुछ रिसर्च करके कोई एक इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, और if I hear there is an influencer in today's time and if he is invested in a certain company, I just follow as a herd and I invest in that company. Maybe as an investor, the other options are like mutual funds or PMS or AIFs, or so there is a lot of options where as an investor I put money in an asset class in the public market also. The same thing, how do we apply, or do the same principles apply in the private market like startups, and how do they apply? अनुज जी, आज नहीं। Can the host just mute the others? Ruchi, Gaur, can you just mute yourself? Yeah, please. आज नहीं, आज से कई साल पहले से हिंदुस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब हैं। किसके पास उनका पोर्टफोलियो नहीं है? पब्लिक पोर्टफोलियो है, आप में सब जानते हैं। तो फिर राकेश झुंझुनवाला एक ही क्यों है? सो सिंपल सी चीज है कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल दूसरे से हमेशा अलग हो। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, मैं एक प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, जिसका काम उसी को करने देना चाहिए। मैं क्या चीज अच्छी कर सकता हूँ? मैं शायद शो अच्छा कर सकता हूँ, शायद मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस अच्छी दे सकता हूँ। एक चीज समझ लीजिए, हर एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं होगा, और हर एक अच्छा कोच अच्छा प्लेयर होगा जरूरी नहीं, राइट। सो दोनों रोल अलग है। जब आप खेल रहे हैं तो आप भले सचिन तेंदुलकर हैं, तब भी आपको एक कोच चाहिए, राइट। और जब आप कोच हैं तो आप तेंदुलकर जैसे आदमी को भी समझा सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली स्टॉक खरीदने बेचने में बड़े वो ये सारे डिस्क्लोजर इश्यूज हैं, होल्डिंग पीरियड्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। प्लस मैं दिन रात बहुत सारे स्टॉक्स की बात करता रहता हूँ। सो आई प्रेफर म्यूचुअल फंड, बट आई हैव माय ओन म्यूचुअल फंड एडवाइजर, दो ही फील्स दैट आई नो मोर देन हिम, बट स्टिल आई हैव अ एडवाइजर, बिकॉज मुझे पता है कि उससे 4 चीज अच्छी क्या पूछ के लेनी है जो मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प कर सकती है, मुझे मालूम है, और मैं उससे वो निकाल लेता हूँ। और उसके लिए मैं अगर वो मुझे कुछ कमीशन उसको देना तो आई डोंट माइंड। सिमिलरली व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन स्टार्टअप, डोंट overestimate yourself that you understood in half an hour कि ये स्टार्टअप अच्छा है, ये स्टार्टअप। Ideally, you should have an advisor while you are investing. And in startup business,
यू नीड एन एडवाइजर इवन मोर। क्या होता है पब्लिक मार्केट में आपको 50 रिपोर्ट्स मिल जाएगी, ओपिनियन मिल जाएगी, ये वो फलाना। स्टार्टअप में तो देने वाला कौन है? जी मैं भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ मेरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहाँ मैं पर्सनली जानता हूँ, समझता हूँ, और मेरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वही होते हैं जिन प्रमोटर्स को मैं डायरेक्टली जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, कि मुझे पता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अनुज जी की कंपनी में पैसा लगा था, मुझे मालूम है अनुज जी को मैं इतने सालों से जानता हूँ, क्या है कैसे नहीं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो मैं डालूंगा। जिसको मैं नहीं जानता मैं कभी डायरेक्टली पैसा नहीं डालता। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद वेंचर कैपिटलिस्ट की सर्विसेज लेता हूँ। मैं खुद अनुज जी को कई बार पूछता हूँ, Yeah, उनके काफी इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टअप में किया, क्योंकि स्टार्टअप के जो एक्सपर्ट हैं वो ये हैं। तो चाहे आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो या जो भी आप जिसको फॉलो करते हो, बट जब आप स्टार्टअप में पैसा डाल रहे हैं तो अपना होमवर्क जरूर करिए, बट एक अच्छा एडवाइजर आपके पास होगा तो आपका काम आसान होगा। एटलीस्ट एक काम जो होगा ये कि आप गलतियों से बचेंगे। मुझे नहीं पता रिटर्न कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आ सकता है, वो छोड़ दीजिए, बट स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आपने पोटेंशियल लूजर पहले पहचान लिए और पोटेंशियल मल्टी बैगर पहले पहचान लिए तो आपका काम 80% तो हो गया। बाद में 20% आपको टाइम पर और भगवान पे छोड़ना है अपना। मतलब अगर पैसा डूबे ना और बनने के वाले जो स्टार्टअप आपसे छूटे ना, जिसमें बन सकता है, ये दोनों काम कर लिए तो फिर दिक्कत क्या है? एब्सोल्युटली। अनिल जी, क्योंकि आप आए एंड आपने एक एडवाइस की बात जो करी है, आई एम मोर देन श्योर the audience would be wanting to know कि हमने स्टार्टअप्स की तो बहुत बात कर ली, अभी पब्लिक मार्केट में क्या होने वाला है और आपका क्या व्यू है अगले 12-18 महीने में। if there are some snippets or any specific thing which you would like to mention to our audience on the public market investment side per se. देखिए, दो चीजें, जिन लोगों का स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का इरादा है अभी, उनको तो कुछ सोचने की जरूरत है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया मार्केट है। और आई अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मार्केट, वो पब्लिक प्राइवेट मार्केट को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। नो डाउट, जब पैसा पब्लिक मार्केट में ज्यादा बनता है तो थोड़ा स्टार्टअप में आना कम हो जाता है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी है। लोग आइडियाज के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पब्लिक मार्केट हो चाहे प्राइवेट मार्केट हो। तो आप तो जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव एन होराइजन ऑफ एटलीस्ट 5 years, राइट? सो फॉर नेक्स्ट 5 years इंडियन मार्केट्स हैव क्लीन रन, वी आर ऑन एक्सप्रेस वे। कोई मतलब एक्सप्रेस वे में कभी कभार कहीं कहीं आपको थोड़ी स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ सकती है, जहाँ कैमरे वैमरे लगे हों। आपको कहीं यू टर्न लेने का ना तो जगह है ना गुंजाइश है ना लेने की जरूरत है। सो स्पीड कम ज्यादा होगी इस बुल रन की, बाकी इसमें यू टर्न नहीं होगा, पहली चीज। क्योंकि आपको हमको सबको पता है कि नेक्स्ट इलेक्टोरल मैंडेट क्या है, यही गवर्नमेंट वापस आने वाली है। अब रहा सवाल शॉर्ट टर्म का, अब से लेकर इलेक्शन तक मैं मार्केट पे पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। नियर टू द इलेक्शन मैं एक ही चीज देखूंगा कि आज लोगों ने बेंचमार्क 400 सीट का रखा हुआ है एनडीए के लिए, 370 सीटों का बीजेपी के लिए रखा है। मैं इलेक्शन में खत्म करने जा रहा हूँ, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उससे पहले से 15 मई 20 मई के आसपास मुझे ये देखना है कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या है, ओपिनियन पोल क्या बोल रहा है। उस समय 300 सीट है, 350 सीट है, 370 सीट है, और इंडेक्स का लेवल क्या है, निफ्टी 22,000 है, 22,500, 23,000 है, कुछ और है। तो इन दो कॉम्बिनेशन पे डिसाइड करेंगे कि आगे इलेक्शन के बाद मार्केट क्या होगा। पर्सनली एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है, जो पॉलिटिकली एनडीए की स्ट्रेंथ राम मंदिर के वक्त 22 फरवरी के आसपास थी, वो पीक थी, वो टॉप थी, उसके बाद से अभी थोड़ी कम हुई है। सो आज शायद इलेक्शन हो तो 370-400 मुश्किल है, लेकिन मार्केट अभी तक तो 350 प्लस के ऊपर चल रहा है। सो अगर बाय द एंड ऑफ इलेक्शन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सीट कम हो जाए तो बढ़िया है, मार्केट थोड़े हल्के रहे तो बढ़िया है। अगर हम 22,500 पर ही इलेक्शन के रिजल्ट पे जाते हैं तो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, तो बात के लिए रिस्क कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बहुत हाइप के साथ जा रहे हैं और अगर 300-325 सीट के साथ सरकार बन भी जाती है तब भी मार्केट गिरेंगे। सो शॉर्ट टर्म में एक फ्लिप आपको प्रोबेबली इलेक्शन के बाद मिल सकता है, बट दैट वुड बी द लास्ट चांस। और क्यों वो लास्ट चांस होगा वो मैं बता दूं कि लोग थोड़े ओवरबोर्ड होंगे, हल्के हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2 ट्रिगर इतने बड़े हैं ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारे मार्केट के लिए, जो ऐसी तेजी करेंगे जो आज जिंदगी में आपने देखी नहीं है। और वो है अमेरिका में और इंडिया में, दोनों में इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल शुरू होने वाला है। और ये इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो शुरू होगा वो इलेक्शन के बाद की रैली को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग रेट कट्स होते हुए देखेंगे इंडिया में,
यूएस में सेकंड हाफ में। सो आई थिंक आपके पास दो चॉइस है, 5 साल का व्यू है तो इलेक्शन पहला और आखिरी नहीं है, कई आए कई चले गए, आपको सोचने की जरूरत है, रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आपका व्यू 2-3 साल का, 2-3 महीने 4 महीने का है तो फिर आप आधा इलेक्शन के पहले आधा इलेक्शन के बाद कर लीजिए, वो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सारी 50 चीजें हुई है हिंदुस्तान में, एक एक वोट से सरकार गिरी है, लेफ्ट की सरकार आई है, कोalition गवर्नमेंट हुई है, न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुआ है, 9/11 और क्या 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 नहीं हुआ है। उसके बावजूद आज हम 75,000 पे हैं, राइट। और ये 75,000 का सेंसेक्स का लेवल या 22,000 का निफ्टी का लेवल, ये पिछले 75 सालों का हाई है, अगले 25 सालों का नहीं है, अगले 10 सालों का भी नहीं है, अगले 5 सालों का भी नहीं है। सो घट के कितना घट जाएंगे, मुश्किल से 10%, 15% निफ्टी पे। अपसाइड इज यू डोंट नो। इसलिए मैं अनुज जी हमेशा ये कहता हूँ कि एक डायलॉग है जो मेरा बहुत वायरल होता है, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। खाली ये है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, इन्वेस्टेड रहिए, वेल्थ अपने आप इस मार्केट में बन जाएगी। Very, very well said. So thank you so much, sir, for giving your time. And let me tell you, we got a lot of messages on various groups on some of the interesting analogies you made, and maybe this entire concept of that every Tendulkar needs a coach and every investor needs an advisor. I think this is a marketing campaign which we are going to drive for Venture Catalyst for sure. So much to hear from you, and people are saying that we should go on, but just in the interest of your time and जो आपने इतनी सारी चीजें बताई है, it calls for maybe another session at some other point of time. And apart from the 300 odd people who are already there on the webinar right now, in different cities, people have kind of come together, and they are like 30-40 people who are hearing our session in a room on Zoom. So it is all adding on. So thank you so much. Thanks for inviting me. Insights, sir. Thank you so much.